समाज में शिक्षा ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जो किसी भी इंसान की काबिलियत और उसके वैल्यू को बढ़ा सकता है। और यह बदलाव किसी जाति, धर्म, पैसे के बल पर नहीं बल्कि उस इंसान की मेहनत के दम पर होता है। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस है और आप देख रहे हैं फ्लैश टीवी। आज हम शिक्षा पे बात करने वाले हैं, एजुकेशन सिस्टम पे बात करने वाले हैं। हमारे साथ पिछले 12 साल के अनुभव को शेयर करने के लिए मौजूद है रंजन सर। रंजन फिजिक्स क्लासेस के फाउंडर। आइए इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जो एजुकेशन सिस्टम है इसमें किसकी दोष है, टीचर की, स्टूडेंट की या पेरेंट्स की। आइए इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जो आजकल हाइब्रिड कोचिंग चल रहे हैं और हाइब्रिड एजुकेशन है उसका क्या अहमियत है समाज में। सर, सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, आजकल सभी व्यवस्था, स्कूल, कोचिंग, ऑनलाइन क्लासेस सब कुछ मिल रहा है बच्चों का, लेकिन हर घर की एक ही कहानी है कि रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। कमी कहाँ रह जा रही है? देखिए, अगर हम लोग इस पे बात करेंगे तो कमी हर सिस्टम में है। स्कूल वाले पढ़ाते हैं, कोचिंग वाले भी पढ़ाते हैं और ऑनलाइन वाले भी पढ़ाते हैं, लेकिन हम लोग सिस्टम को ट्रैक नहीं कर पाते हैं। ट्रैक का मतलब कि पेरेंट्स अपना बच्चों की जिम्मेदारी किसी और लोगों पर पैसे के बदौलत थोप देना चाहते हैं। इसमें होता क्या है कि आप स्कूल जा रहे हैं, स्कूल अपना काम कर रहा है, लेकिन पेरेंट्स उसको ट्रैक नहीं कर रहे हैं, देख नहीं रहे हैं कि बच्चा नोट्स बनाया, बच्चा ने याद किया, टीचर ने होमवर्क क्या दिया। इससे बच्चा और पेरेंट्स और स्कूल के बीच, तीनों के बीच में एक दूरी बढ़ती जाती है। ये एक सबसे बड़ा रीजन है एजुकेशन को लैक होने का। और पेरेंट्स अगर इस बात को नहीं समझेंगे तो ये अभी और बहुत लंबी खाई होने वाली है। तो कहीं ना कहीं वो सिर्फ रूटीन फॉलो कर रहे हैं, अपना जो मेन काम है बच्चों पर ध्यान देना वो पैसे से तौल रहे हैं, ये कहना चाहते हैं। हाँ, ये कह सकते हैं, पैसे से तौल रहे हैं ये नहीं कह सकते, लेकिन ये कह सकते हैं कि बच्चों को सिर्फ वो एक जिम्मेदारी इस तरह से वो कर दिए हैं, अपने लिए ले लिए हैं कि हमने नाश्ता बनाकर बच्चों को सुबह स्कूल भेज दिया, हमारी जिम्मेदारी खत्म। शाम को बच्चा आया, वो कहा कि पापा मेरे को चॉकलेट चाहिए, मैंने खरीद के दे दिया, मेरी जिम्मेदारी खत्म। एजुकेशन रिलेटेड अभी कितने भी पेरेंट्स हम लोग को देख रहे हैं, ये नहीं कह सकते हैं कि 1 घंटा भी बच्चों को या 2 घंटा भी बच्चों को देते हैं। ऐसे कुछ पेरेंट्स होंगे, 10-20% पेरेंट्स हैं जो ध्यान देते हैं, तो उनके बच्चे अच्छे रिजल्ट लाते हैं, अच्छे रिजल्ट आते हैं, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से बहुत कम आते हैं। स्कूल में अगर 70 बच्चे, 80 बच्चे, 100 बच्चे का रिजल्ट है तो आप उनका बैनर उठाकर देखिए, सिर्फ 5-10 बच्चों का ही फोटो लगा रहता है। बाकी 90 बच्चा, 80 बच्चा, 70 बच्चा कहाँ गया? इस बात पे हम लोग को सोचना चाहिए। जो बड़े बड़े कोचिंग संस्थान हैं या बड़े बड़े स्कूल हैं, वहां पे अगर वीक बच्चों का एडमिशन हो जाए तो क्या वो बच्चों का रिजल्ट आने लगता है? देखिए, बड़ा कुछ नहीं है। बड़ा हम लोग बिग कोचिंग्स, बिग एजुकेशन सिस्टम कहते हैं, बड़ा कुछ नहीं है। सब लोग इसी धरती पर है, इसी पानी से सींचता है, बरसात सबके लिए होता है, गर्मी भी सबके लिए होता है। बड़ा तब होगा, बिग तब होंगे जब दूसरे जगह से ला रहे हैं बच्चा, चांद से बच्चा ला के पढ़ा रहे हैं, दैट इज द बिग। सब लोग बराबर है, बड़ा कुछ नहीं है। सब लोग एक किस हिसाब से हम लोग बड़ा मानते हैं कि पैसा ज्यादा ले रहा है तो बड़ा है। समाज में ऐसा एक वहम रहता है कि ये XYZ कोई स्कूल है जिसका फी इतना है, तो वहां पे अगर हम अपने बच्चे का एडमिशन करा देते हैं तो मेरा बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर एक अच्छा बन जाएगा, ऐसा है? देखिए, ये हम लोग बड़ा पैसे के हिसाब से देख रहे हैं कि वहां का 5 लाख मंथली फी है, वहां का 2 लाख मंथली फी है तो बड़ा है। ऐसे बड़ा नहीं होता है। पहले के जमाने में गुरुकुल हुआ करते थे, पैसा चलता ही नहीं था, तो क्या वो बड़े नहीं थे? बहुत बड़े थे। साइंटिस्ट पैदा कर दें तो बड़ा कुछ नहीं होता है। हम लोग पैसे के हिसाब से बड़ा देख लिए हैं कि ये बड़ा होता है। आप छोटे शहरों में जाइए, वहां भी आपको अच्छे अच्छे कोचिंग्स मिलेंगे, वहां भी शहर में रिजल्ट आते हैं, वहां के भी बच्चे IAS DM बनते हैं। लेकिन हम लोग को क्या बड़ा दिखाया जाता है कि अखबार में जो एडवर्टाइजिंग करता है वो बहुत बड़ा है, जो प्रचार कर रहा है ऑनलाइन वो बहुत बड़ा है। ऐसा कुछ नहीं है, एक स्कैम है, एक हम इसको कहते हैं इल्यूजन ऑफ एजुकेशन। ये एक शिक्षा का भ्रम है जो पेरेंट्स और बच्चों दोनों में पैदा किया जाता है, एजुकेशन है नहीं। तो आजकल कहीं ना कहीं सर देखा जा रहा है कि जो एजुकेशन है, शिक्षा है, वो एक व्यापार की तरह बन गया है समाज में। इस बात से आप एग्री करते हैं? हाँ हाँ, जरूर जरूर, यही तो व्यापार है। लोग एजुकेशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं भाई आजकल। आपने गुरुकुल का बात कहा, जहाँ पे वहाँ पे कोई फी नहीं लिया जाता था, बच्चे जाते थे, वहाँ पे मेहनत करते थे, खुद से काम करते थे और पढ़ाई करते थे। और आजकल क्या है कि AC में बैठकर पढ़ते हैं, फी देते हैं, पेरेंट्स देते हैं, सब व्यवस्थाएं दी जाती है, छोटे छोटे बच्चों को भी फोन दे दिया जाता है पढ़ने के लिए। तो क्या ये सब सही है?
देखिए, अगर मोबाइल पर बात करें तो एक बहुत बड़ा डिस्कशन का टॉपिक है, ये द एंड है, खत्म ही नहीं होगा। मोबाइल बच्चों को पेरेंट दे रहे हैं लेकिन उस पर कंट्रोल खो दे रहे हैं। कंट्रोल खोने का बात है कि बच्चों को सिर्फ दे दिए, वो मोबाइल में गेम खेल रहा है कि क्लास देख रहा है कि नहीं देख रहा है, उसका रिपोर्ट कितना है, इसका कोई भी डिजिटल डाटा उनके पास नहीं है। इसी सिस्टम को हम लोग, इसी गैप को फिल करने के लिए हम लोग का सिस्टम हाइब्रिड सेक्शन पर काम करता है। हाइब्रिड सिस्टम क्या होता है? हम जितना भी क्लास में ऑफलाइन पढ़ाते हैं वो बच्चों को डायरेक्ट ऐप पर ऑनलाइन मिल जाता है। बच्चों का पूरा अटेंडेंस ट्रैक रहता है। पेरेंट्स के पास हमेशा ये डाटा पहुंचते रहता है डेली, रियल टाइम में, कि बच्चा आपका क्लास में पहुंचा नहीं पहुंचा। ठीक है। और क्या होता है हाइब्रिड सिस्टम? हाइब्रिड सिस्टम का एक ऐसा सिस्टम समझिए कि कोचिंग और पेरेंट्स दोनों एक साथ कनेक्टेड हैं। रियल टाइम में हमारे पास जो डाटा मिल रहा है कि बच्चा 4:02 पाया, पेरेंट्स को भी उसी समय डाटा मिल रहा है कि बच्चा 4:02 पाया। हम यहाँ पर 10 बजे लाइव क्लास ले रहे हैं, अगर किसी बच्चे का तबीयत खराब है तो वो लाइव क्लास डायरेक्ट अपने घर पर भी बैठकर देख रहा है। तो ये तो व्यवस्था ऑनलाइन वाले भी किए हैं। देखिए, ऑनलाइन वाले क्या करते हैं कि देते हैं, एक बैच में बहुत ज्यादा बच्चे का कोई लिमिट नहीं होता है उन लोग के कोर्स का। एक कोर्स बनाइए तो उसमें 100, 200, 500 कुछ लिमिट होना चाहिए। उसमें ना ही वो लोग किसी भी तरह का मेंटर का व्यवस्था करते हैं, ना ही बच्चों का केयर होता है। बच्चा का बैकलॉग होते जा रहा है, तो बच्चा का बैकलॉग होते जा रहा है तो अगला कोर्स किस तरह से उनका खुल जा रहा है? लॉक लगा दीजिए, जब तक आप ऊपर का पढ़कर नहीं आइएगा तब तक आगे की कोर्स चैप्टर्स नहीं देख सकते हैं। तो एक जो लूप है उसको हम लोगों ने दूर करने का कोशिश किया है। बच्चे का रियल टाइम डाटा हम लोग बता सकते हैं कि बच्चा अगर हमारे ऐप पर पढ़ रहा है तो किस चैप्टर में कितना देर दिया है, ये हमारे पास डाटा रहेगा। तो ये सब चीजें नहीं है, लैक ऑफ डाटा हो जा रहा है जो कि हमारे पास रियल टाइम है। और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं, जैसे कि हाइब्रिड सिस्टम का मतलब एक और बात समझा जाए कि ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन होता है। ऑफलाइन में जिस तरह से क्लासेस चलते हैं सेम वही बात आपको ऑनलाइन में मिल जाएगा। बाकी ऑनलाइन क्लासेस मैक्सिमम क्या करते हैं, स्क्रिप्टेड होते हैं, एक स्टूडियो में बैठकर और मतलब पढ़ा दिए और उसको लाइव कर दिए। ये यहाँ पर बच्चा क्वेश्चन पूछता है, बच्चों का जवाब हम लोग दे पाते हैं, वो सीधे ऑनलाइन में पहुंच रहा है। ऑफलाइन का सारा कुछ ऑनलाइन में पहुंच रहा है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि आपका जो क्लासरूम है वहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं और वो रिकॉर्ड होकर ऑनलाइन जाता है। हाँ, वही रिकॉर्ड होकर ऑनलाइन जाता है। ये बच्चों के लिए एक बेनिफिट है कि ऑफलाइन का आप मतलब फील घर पे बैठ के ऑनलाइन। इसमें डाउट दूर करने का हुआ, आप हमारे ऐप पर जाकर वहाँ डाउट सेंटर जहाँ है वहाँ आप कमेंट कर सकते हैं, हमारे टीचर आपसे कनेक्ट हो जाएंगे तुरंत ही। या हमारे मोबाइल पर मतलब जो मोबाइल डाटा है उस पर 24/7 टीचर कनेक्ट रहते हैं। सारे, यहाँ तक कि सारे सब्जेक्ट का अलग अलग मोबाइल नंबर है कि आपको मैथ का क्वेश्चन है तो मैथ वाले नंबर पर आप कनेक्ट करिए, वहां से टीचर कनेक्ट हो जाएंगे। कॉलिंग नंबर भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हाँ, कॉलिंग नंबर सारे मतलब सब्जेक्ट वाइज हमारे पास क्या है कि सब्जेक्ट वाइज नंबर है। फिजिक्स अगर किसी को पढ़ना है या फिजिक्स का कोई इंक्वायरी है तो आप फिजिक्स का जो नंबर दिया गया है उस पर आप कॉल करिए, फिजिक्स के टीचर कनेक्ट हो जाएंगे। 3-4 टीचर हैं उसमें और जो अवेलेबल है वो कनेक्ट हो जाएंगे। मैथ के टीचर हैं तो मैथ, अगर आगे हम लोग इस तरह से आगे बढ़ते हैं, बायोलॉजी भी है, ये हम लोग का मॉड्यूल है, बुक है। इसके बारे में हम लोग बात करें तो ये बुक है, जिस तरह से इसमें एक्सरसाइज और हमारे टीचर से डिजाइन किए हैं, हमारा ऐप का सब कुछ बता रहा है। तो ये टीचर और बच्चों के बीच में हमने दूरियां कम करने का कोशिश किया है। सपोज मान लीजिए कि सिर्फ एक मेरे पास ही नंबर है, टीचर अपना पर्सनल नंबर यूज कर रहा है तो पर्सनल नंबर किसी बच्चों को नहीं दे पाएंगे। हम लोग ये भी बात रखे हैं कि टीचर्स और बच्चों के बीच में जो कांटेक्ट हुआ व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल के थ्रू, वो हमारे मैनेजमेंट को पता रहता है कि क्या बात हुई है, किस तरह के डाउट होते हैं। अगर बहुत ज़्यादा डाउट है, एक ही को टॉपिक पर बहुत सारे बच्चों का डाउट है तो उसका हम लोग एक्स्ट्रा क्लास चला देंगे। तो इस तरह से हमारा सिस्टम काम करता है। अभी काम करना शुरू किया है, अब आपको ये काम दिखने लगेगा 1 तारीख से, 1 मई से ये काम दिखने लगेगा। ये सब बाकी हम लोग ऑनलाइन अभी पढ़ा रहे हैं ऐप वगैरह पर, लेकिन 1 तारीख से पूरा काम करने लगेगा। सर, इतने छोटे शहर में जहाँ ऑनलाइन कोचिंग और ऑफलाइन कोचिंग चल रही थी, वहाँ पे आपको हाइब्रिड का कहाँ से ख्याल आया? हाँ, ये आप अच्छा कह रहे हैं, कितने छोटे शहरों में मतलब हाइब्रिड का कहाँ से ख्याल आया। देखिए, हाइब्रिड जब हम लोगों ने बनाने का सोचा क्योंकि समय के साथ बदलना ही था, और ये बात हमारी टीम के साथ जो भी हमारे मेन फाउंडर मतलब और भी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, 3-4 लोगों का ये था कि अब हम लोग को सासाराम में पढ़ाना ही है। मतलब हम लोग का एक एम ही है कि सासाराम के एजुकेशन सेक्टर को
हाइब्रिड कर देना, पूरे एजुकेशन को ही हाइब्रिड कर देना, ऐसा नहीं है। अभी हम लोग तो शुरुआत हुई, अभी कहाँ तक जाएंगे ये अभी नहीं पता है। लेकिन हाइब्रिड करने का बाद जहाँ आया कि हम लोग को पढ़ाना ही था, तो अपने सर्वाइव करने के लिए भाई कुछ तो करना है। तो हम लोगों ने सोचा कि इसको हाइब्रिड ही बना देते हैं, क्योंकि मार्केट ही हाइब्रिड हो गया था। बच्चा आता है तो दिस XYZ का ऐप लिए हैं, वो दिए हैं। और बड़ा दिक्कत है कि पहले के ज़माने में आज के ज़माने में अब क्या होता है, बच्चा पढ़ता कम है, कंटेंट ज़्यादा बटोरता है। इसका भी PDF पढ़ लिए, उसका एक वीडियो देख लिए, उसका एक वीडियो देख लिए, आया कुछ नहीं। तो उस चीज़ में हम लोग को भी जाना था कि बच्चा हमारा देखे तो उसको आ जाए। और ये सासाराम में हो रहा है, जैसे हम लोग सासाराम में हैं, तो यहाँ बहुत सारा दिक्कत आया। ऐप बनाने वाले नहीं थे, वेबसाइट नहीं बन सकता था, यहाँ हमको जितना पावर बैकअप चाहिए बैटरी का उतना नहीं मिलता, बोर्ड नहीं मिल पाता, माइक नहीं मिलता है, अभी बहुत तरह की दिक्कत है। लेकिन हम लोगों ने एक इसको सॉल्व किया, सारी टीम मिलकर सॉल्व की, तो अभी के डेट में हम लोग का सब कुछ प्रॉपर चल रहा है। और ये सासाराम छोटा नहीं है, सासाराम बहुत बड़ा है, क्योंकि ये शेरशाह की नगरी रही है, यहाँ से कभी दिल्ली पर राज किया गया है। तो अभी हम लोग शुरू हुए हैं, अभी बहुत दूर तक जाएंगे और हाइब्रिड सिस्टम रहेगा सासाराम में। और आगे हम लोग सेंटर भी खोलने वाले हैं, अभी दूसरा और तीसरा सेंटर हम लोग का खुल जाएगा। सासाराम में ही? सासाराम में, सासाराम प्राइमरी फोकस सासाराम पे ही कर रहे हैं हम लोग, सासाराम के ही रहने वाले हैं प्रॉपर। हम लोग के पिताजी, हम लोग सब लोग सासाराम के ही हैं, तो हम लोग सासाराम नहीं छोड़ सकते हैं। ऐसा देखा जाता है कि कोई जब अपने को एक्सटेंशन करता है अपने कोचिंग को, चाहे किसी भी चीज को, तो वो दूसरे शहर में जाने की कोशिश करता है, लेकिन आप कह रहे हैं कि सासाराम में ही रहेंगे, ऐसा क्यों? कह सकते हैं कि अपना लगाव है, घर परिवार यही है, तो सासाराम में ही, सच बोले तो सासाराम में ही रहना चाहते हैं। सर, आपने एक बात बोला थोड़ा देर पहले कि बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं, और हमने भी ये देखा है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि XYZ का सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं और उसके बाद ऑफलाइन भी कोचिंग करते हैं। तो उन बच्चों के लिए क्या कहिएगा, क्या वो सही कर रहे हैं? जैसे आपने बोला कि कंटेंट बटोरना, आजकल देखा जा रहा है मैक्सिमम बच्चे यही करते हैं कि इनका भी कंटेंट ले लेते हैं, उधर से PDF ले लेते हैं, इनका लेक्चर देख लेते हैं। जब बच्चा ऑफलाइन क्लासेज में आता है, किसी टॉपिक पे पढ़ता है, उसके बाद घर पे जाकर लेक्चर देखता है, तो ये सही है? देखिए, इसको हम लोग इस तरह से समझा जाए, पहले एक एग्जांपल समझाए। सपोज मान लीजिए कि हमको फीवर है और हमने किसी डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने हमको दवा दी है, हमने वो दवा टेक कर लिया। अब हमने सुबह उठा, दूसरे डॉक्टर के पास चले गए, फिर मैंने उसका भी दवा टेक कर लिया, फिर मैं शाम हुआ, फिर तीसरे डॉक्टर के पास चला गया। अब बताइए कि मेरा ज़्यादा तबीयत खराब होगा कि मैं ठीक हो जाऊंगा? ज़्यादा तबीयत खराब हो जाएगा। बस बच्चों का सेम यही है, वो सुबह उठता है दूसरे का पढ़ता है, दोपहर होता है दूसरे का पढ़ता है, शाम होता है दूसरे का पढ़ता है, पढ़ने से ज़्यादा खराब हो जाता है। कहीं ना कहीं एक ही टॉपिक पर ज़्यादा समय देना, ये टॉपिक पर समय दे, तो टॉपिक समझने के लिए भी कुछ तो आना चाहिए। आपने अपना आगे का और पीछे का दोनों बर्बाद कर लिया है, तो वो चीज नहीं हो पाता है। ठीक है, और कहीं एक कांस्टेंट आप चल रहे हैं, किसी एक ही आदमी के गाइडलाइन में चल रहे हैं, तो आप परफेक्ट चलिएगा। हम लोग को इसमें दंगल मूवी देखे थे, हम लोग दंगल मूवी आई थी, बहुत अच्छी मूवी थी। उसमें क्या हुआ था कि वो प्लेयर अच्छी थी, उसका कोच खराब था, लास्ट में उसके कोच फादर बनते हैं और वो जीतती है कि नहीं? बिल्कुल जीतती है। तो हमारा कोच खराब हो जाएगा तो फिर हमारा प्लेयर भी खराब हो जाएगा। यहाँ पे कोच का रोल टीचर निभा रहे हैं, कोच का रोल हम लोग टीचर निभा रहे हैं, और हम लोग इसी बात पे चलते हैं, कोच अच्छा होना चाहिए। अगर कोच भी नहीं समझ पा रहे हैं पेरेंट्स, चलिए बच्चा तो बच्चा है, कोच को बाहर नहीं समझ पा रहे हैं पेरेंट्स, तो फिर उनका बच्चा नहीं ठीक होगा, वो प्लेयर खराब ही होते जाएगा। इसीलिए कोच का बड़ा रोल होता है। कोच यहाँ पर हमारे सिस्टम में टीचर है। और एक और बात कि बच्चा और पेरेंट्स क्या होता है कि बच्चा तो ठीक है, बच्चा है, वो नहीं पढ़ पा रहा है, उसको नहीं समझ में आ रहा है कौन टीचर अच्छा है, इसके लिए पेरेंट्स को मिलना चाहिए। भाई पेरेंट्स तो पढ़े लिखे हैं, पेरेंट्स नहीं पढ़े लिखे हैं तो कोई तो उनके रिश्तेदार में टीचर्स होगा, कोई तो होगा पढ़े, पहले बातें तो समझे टीचर का कि इनकी आइडियोलॉजी क्या कहती है, ये बच्चों को कहाँ तक पढ़ा पाएंगे। सिर्फ घर पे पेरेंट देखते हैं कि अच्छा इस कोचिंग का अच्छा रिजल्ट है, इसका अच्छा रिजल्ट है, बच्चा मेरा इसी में जाएगा। भाई तो ये कब कह दिया गया कि अच्छा रिजल्ट है तो आपके बच्चे का भी अच्छा आ जाएगा? ये कोई रिटर्न में दे रहा है लिखकर कि हमने बैनर लगाया 10 बच्चों का और आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा तो 11वां बच्चा आपका होगा? रिटर्न कोई देगा? सिर्फ रिटर्न क्या देगा, फिजिकल क्या देगा, आप पैसा दीजिएगा और आप एक उम्मीद लेकर जाइएगा और 2 साल बाद फिर उसी उम्मीद का घड़ा फोड़ दीजिएगा उसी कोचिंग पर। ठीक है, जो अच्छा पढ़ाता है वो भी, जो खराब पढ़ाता है उस पर भी। अपना गलती नहीं देखेंगे,
पेरेंट्स में बहुत भारी गलतियां हैं। कुछ कोचिंग वाले चैलेंज भी करते हैं कि हमारे यहाँ से इतना रिजल्ट आ रहा है, ये फिक्स है इतना रिजल्ट जाएगा, तो ये कहाँ देखते हैं इसको? हाँ, करने वाले बहुत कुछ कह सकते हैं। अभी हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग का अभी इंडिया के रील में हम लोग सबसे ज्यादा वायरल होंगे, तो कहने की बातें हैं भाई, हो ना हो इसके बारे में क्या होता है, ये हम लोग के दिमाग के साथ एक खेला जाता है गेम। दिस इज द गेम। आना जीरो है, हमने ऑलरेडी कर रखा है। देखिए, ये हर जगह होता है, इलेक्शन में भी होता है। हर पार्टी अपने आप को कहती है कि हमने इतना सीट जीत रहे हैं, लेकिन क्या वो जीतती है? मे बी शायद हाँ ना या ना, दोनों ठीक रहता है। दोनों। तो बस इसी हाँ और ना के लिए ही एक नंबर फेंका गया है कि आप इस नंबर के जाल में फंस जाइए। अगर मान लीजिए हमने कहा कि हमने इस साल 100 बच्चों का रिजल्ट देंगे, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आएगा? हो सकता है पिछले बार 50 दिया हो, ऐसा हो सकता है ना कि पिछले बार 50 दिया तभी तो इस बार चैलेंज 100 का कर रहा है, बिल्कुल। और पिछले बार होगा 0। एक जितना नंबर फेंकिएगा उतना ज्यादा एडमिशन है, उतना ज्यादा लोग फंसेंगे। एक नंबर है और कुछ नहीं। आजकल सर एजुकेशन और टेक्नोलॉजी एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि इससे बच्चों को आराम भी है कि वो घर पर अगर उसका तबीयत खराब है तो घर पे बैठे बैठे वीडियो देख ले रहा है, लेकिन उसमें एक रील सेक्शन आता है, वो काफ़ी डिस्ट्रैक्ट करता है, तो इसको क्या कहिएगा? देखिए, अगर हम लोग मोबाइल का बात करें, रील का बात करें, और भी बहुत सारी कंपनियां जो मेटा है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये तो डिस्ट्रैक्शन है ही। अच्छा, इससे कोई एक फायदा बता दीजिए। फायदा है कि घर बैठ बच्चों को इंस्टाग्राम से, जो बच्चे 18 साल से नीचे हैं, जो बच्चे 9, 10, 11, 12 में पढ़ रहे हैं, एक फायदा बता दीजिए हमको इंस्टाग्राम से। कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। अगर एजुकेशन का ऐप है तो उसका कोचिंग का कोई ऐप होगा। बिल्कुल। इंस्टाग्राम का क्या फायदा है? इंस्टाग्राम पे लोग रील बना रहे हैं, रील बना के पॉपुलर हो रहे हैं, वहां से भी अर्निंग कर रहे वो हैं। तो फिर एजुकेशन से अलग ही हो गया कि उसका सेक्टर, वो फिर मास मीडिया मार्केटिंग है। अब जाइए आप एकदम वहां से करिए, वो तो भाई अलग पढ़ाई हो गया। अब 9, 10 वाले का इंस्टाग्राम पर क्या है? कोई फायदा नहीं है। तो पेरेंट जब देख रहे हैं कि इसको कोई फायदा नहीं है, इंस्टाग्राम पर कोई एजुकेशनल कंटेंट और ऐसा इसके टीचर्स का नहीं है, और अगर एजुकेशनल कंटेंट आ भी रहा है तो 50 खराब देखने के बाद 5 अच्छा आ रहा है, तो पहले तो 50 खराब हुए ना, तो फिर उसके मोबाइल में वो ऐप किस तरह से है? कंट्रोल, हमने आपको बताया कि कंट्रोल खो चुके हैं। आप डिलीट भी नहीं करा सकते अपने बच्चे को मोबाइल में इंस्टाग्राम डिलीट कर दीजिए तो फिर पेरेंट्स क्या करेंगे? आपने बोला कि पेरेंट्स कंट्रोल खो चुके हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि अगर बच्चा ऑफलाइन कोचिंग में नहीं आया तो ऑनलाइन क्लास कर सकता है, तो कहीं ना कहीं फोन चाहिए, तो फिर पेरेंट्स का रोल यहाँ पे कहाँ रहेगा? हाँ, पेरेंट्स का रोल है, सबसे ज्यादा पेरेंट्स का रोल यहीं पर आता है। पेरेंट्स, जिस तरह से पहले के जमाने में हम लोग का पढ़ने का समय होता था, हमारे मम्मी पापा भी हमको बैठा कर 2 घंटा डेली पढ़ाते थे। शाम को बैठना है, सुबह 5 बजे जग जाना है, 4 बजे जग जाना है, 1 घंटा पढ़ के ही स्कूल जाना है, ऐसा होता था। पेरेंट्स बस इसको फॉलो कर लें। मोबाइल से पढ़ना है, ठीक है भाई, 2 घंटा तुम बैठेगा और 2 घंटा हम भी मोबाइल देखेंगे तुम्हारे साथ। सुबह में 1 घंटा मोबाइल से ही पढ़ोगे तो ठीक है, हम ही मोबाइल देखेंगे। जब बच्चा पढ़े तो आप उस पर कंट्रोल लगा लीजिए। उसको फोन तभी दीजिए जब उसके क्लास का टाइम होता है। वो क्वेश्चन बना रहा है तो आप उस पर कंट्रोल रखिए, आप उस पर पेरेंट कंट्रोल लगाइए, इंस्टाग्राम डिलीट करिए। बहुत तरह के होंगे। और अगर पेरेंट्स मोबाइल दे रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी भी पेरेंट्स ही ने, कि उसको आदत हमने दिलवाया है। होता है कि स्कूल में पीटीएम में पेरेंट्स आके कहते हैं सर मेरा बच्चा मोबाइल चलाता है, तो ये क्या बेतुका सवाल है यार। टीचर क्या करेगा? आपका बच्चा मोबाइल चलाता है तो वो तो कभी राय नहीं देगा कि आप मोबाइल चलाइए। आपने अपना जो काम था वो टीचर को जाके कर रहे हैं। आप उसका मोबाइल तोड़ दीजिए, आप रख लीजिए, आप उसको दे रहे हैं सब कुछ। और हम तो मानते हैं कि मोबाइल से पढ़ना ही नहीं चाहिए। हमने अभी बताया कि हाइब्रिड सिस्टम है, हमने ये नहीं कहा कि आप मोबाइल से ही घर पे बैठ के पढ़ लीजिए। रेयर केस में अगर आपके साथ ऐसा होता है, क्लास छोड़ देते हैं तब पढ़िए, नहीं समझ में आया तब पढ़िए। पूरा कंटिन्यू मोबाइल से ही क्लास कर रहे हैं, फिर तो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी सब ऑफलाइन सेंटर बना के बेवकूफ है। बंद कर देना चाहिए, सब कुछ मोबाइल से ही सीख जाएंगे। तो बच्चा आजकल कुछ नहीं सीख पा रहा है।
प्रैक्टिकल भी नहीं देख पा रहा है। किसी बच्चे को बीकर कहिएगा तो बीकर नहीं खोज के निकाल पाएगा कि कौन इसमें बीकर कहते हैं। और स्क्रू ड्राइवर कहिएगा तो स्क्रू ड्राइवर नहीं निकाल पाएगा कि स्क्रू ड्राइवर किसको कहते हैं। इस तरह से हैं बच्चे। प्रैक्टिकली नॉलेज कोई नहीं है, बस थ्योरेटिकली जो भी है। देखिए हम लोग के यहाँ बेरोजगारी इसी वजह से बढ़ता है। जॉब है, काबिल ही नहीं है उस लायक, हम लोग क्या कर सकते हैं। आप मानते हैं जॉब है? हाँ, आप आज हमसे बैठ के बात कर रहे हैं, बताइए कि एक जॉब ही है। बिल्कुल। इसके लिए हमने क्या किया? कहीं नहीं गए, सिर्फ अपना काम किया ईमानदारी से। जब पढ़ने का समय था पढ़ा, तो जॉब है। आप अगर अच्छा काम करते हैं अपने फील्ड में तो जॉब है, नहीं करते हैं नहीं है। जॉब थोड़े कोई आके सरकार आपके पॉकेट में डाल के देगी कि लीजिए भैया जॉब और आप घर पे सोइए और जाके आपको हम इतना सैलरी दे देंगे मंथली। ऐसा नहीं होता है। सर, आपने हाइब्रिड क्लासेस के बारे में बताया कि इसको इस्टेब्लिश करने के लिए काफ़ी परेशानियां झेलना पड़ा। यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं थी और किसी तरह आपने किया, तो कहीं ना कहीं इसका असर फी पे भी देखने को मिलेगा बच्चों को? नहीं, जितने हम 12 साल से पढ़ाते आ रहे थे और जो पिछले ईयर फी था वही फी रिपीट किया है। कोई फी में कोई फी बढ़ोतरी नहीं हुई है। आपको बस 2 चीजें बढ़ी हैं। हर क्लास के फी में 500 रुपए बढ़े हैं, ठीक है। मतलब जैसे 11th क्लास का पिछला बार मान लीजिए सपोज 10,000 था, तो अब 10,500 हुआ है, ठीक है। और जो मॉड्यूल जो किट है, जो बुक है, उस बुक का जो मैन्युफैक्चरिंग चार्ज लगा है बस वही कॉस्ट है। और इतना कम कॉस्ट है कि ये समझ लीजिए कि आप उतने कॉस्ट में तो एक स्कूल के बच्चों का 5th क्लास का भी आप बुक नहीं खरीद पाइएगा जितना हमारा कॉस्ट है। बहुत कम कॉस्ट है। उसके लिए 5th क्लास के लिए भी खरीदने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट जाना पड़ेगा, एकदम कम है। हम लोग को ये नहीं, हम बता ही दिए कि हम लोग कहाँ के हैं, सासाराम से। हम लोग को अमीर बनना होता है, बाहर जाना होता है तो दिल्ली बॉम्बे जाते हैं। हम लोग यही हैं। यहाँ सर्वाइव करने के लिए ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, बस सिस्टम चल जाए, हमारी भी पेट भर जाए, बस इसी सिस्टम पे काम करते हैं क्योंकि लंबा रहेंगे, कहीं नहीं जा रहे हैं। मैक्सिमम कोचिंग संस्थान पैसा कमाने के लिए आती है। आपने बोला कि आपको ज़्यादा कमाना नहीं है, कुछ नहीं करना है, तो आपका मोटिव क्या है? अगले 5 साल में कहाँ देख रहे हैं रंजन फिजिक्स क्लासेस को? अगले 5 साल में सिर्फ और सिर्फ हम इस पेरेंट्स को, जितने भी पेरेंट्स देख रहे हैं सुन रहे हैं, इनका फेथ चाहिए। और ये भी बात आपको आज बता दें कि फेथ के साथ पैसा का वो जो है कि आज फेथ खरीद रहे हैं कल पैसा मांग लेंगे, नहीं, जो है वही दीजिए। बस फेथ ये देखिए कि आपके घर का एक फ्यूचर, जो आपका बच्चा है वो आपका फ्यूचर है, उसको हम बना रहे हैं। बट दैट इज द मैटर। हम लोग का यही है कि हम जितना पढ़ा रहे हैं बेहतरीन पढ़ाएं, क्वालिटी पढ़ाएं। कुछ गलतियां हमसे भी होंगी, उसको हम सुधारेंगे। और रंजन फिजिक्स क्लासेज हाँ आने वाले समय में सासाराम में तो सबसे बेस्ट देंगे और रहेंगे। हम लोग अलग अलग जगह पर, सासाराम जैसे कि बढ़ रहा है तो अलग अलग जगह पर हम लोग सेंटर खोल लेंगे। सासाराम में 2, 4, 5 सेंटर खोल लेंगे सासाराम में, और यही टीचर आपको पढ़ाते रहेंगे। जितने भी कोचिंग यहाँ पे हैं उनमें और रंजन फिजिक्स क्लासेज में क्या अंतर है? नहीं, कंपेयर नहीं कर सकते हैं। सब कोई अपने आप में बेस्ट होगा, किसी न किसी फील्ड में बेस्ट होगा। कोई फंक्शन कराने में बेस्ट है, कोई बर्थडे पार्टी मनाने में बेस्ट है, कोचिंग में सब होता है, ठीक है। हम लोग पढ़ाने में बेस्ट है। हम लोग क्या ये सब नहीं होता है, फंक्शन नहीं होगा, बर्थडे पार्टी नहीं होगा। हम लोग इस चीज़ से दूरी बना कर आते हैं। हम लोग बस पढ़ाने को लेकर फोकस करते हैं। संडे है तो ऐसा भी नहीं है कि सारे टीचर्स चले जाएंगे कहीं टूर पर, चल जाएंगे कहीं घूम लेंगे, नहीं। हम लोग जब पूरे साल रहे तो संडे को हमारे टीचर सारे बैठ के डिस्कशन करेंगे, मीटिंग करेंगे, पीपीटी बनाएंगे, बच्चों के साथ रहेंगे, डाउट क्लियर करेंगे। ये तो सब कोई अपने आप में बेस्ट है। हम लोग एजुकेशन में बेस्ट है। सर, आपने फंक्शन की बात कही है तो देखा जा रहा है कुछ सालों से कि कोचिंग में एक अलग ही रिवाज बना हुआ है कि हर साल एक अपना फेस्ट कराने के लिए, जहाँ पे बाहर से डांसर, डीजे जो भी है बुलाते हैं और सभी बच्चे वहाँ पे डांस करते हैं, तो ये क्या सही है? देखिए, अगर दुनिया के हिसाब से देखिएगा तो उसको सही लग रहा है तभी वो हो रहा है। मेरे हिसाब से देखिएगा तो सही नहीं है। आपके क्लासेस नहीं कराती है? नहीं, हमारे क्लासेस नहीं कराती। आप कोई भी वीडियो और ऐसा कल्चरल फेयर नहीं दिखा सकते हैं जो हमारी ऐसी इस तरह से बाहर से डीजे। हम लोग को बहुत करना होता है, जैसे फाउंडेशन डे मनाना है तो हम लोग क्लासरूम में ही सारे बच्चों को बुला के केक खिला दिए, चाट, चाउमीन, फुचका जो भी है खिला दिए, बस
दैट्स ऑल। यहाँ तक कि आपको हमारे क्लास वगैरह में बर्थडे पार्टी वगैरह ऐसा नहीं, और जब हम लोग फाउंडेशन डे भी बनाते हैं तो किसी भी तरह का म्यूजिक और डीजे का इस्तेमाल नहीं करते, म्यूजिक होता ही नहीं है। सर, जब पेरेंट्स अपने बच्चों का एडमिशन कराए किसी भी स्कूल में, किसी भी कोचिंग संस्थान में, तो क्या देखकर कराना चाहिए पेरेंट्स को? उसमें क्या देखना चाहिए? बहुत बड़ा कोचिंग का नाम है या फैकल्टी देखना चाहिए? किस तरीके से करें कि ये मेरे बच्चे के लिए सही रहेगा? देखिए, अगर पेरेंट्स किसी चीज को देख के करा रहे हैं तब तो फंस जाएंगे, एकदम फंसना तय है, क्योंकि दिखाया ही वही जाता है जो दिखने लायक है। अगर पेरेंट्स को कोई स्कूल, कोचिंग, ऑनलाइन सेंटर अगर पता करना है तो वैसे बच्चों से पता करें जो एवरेज बच्चे हैं, टॉपर से नहीं पता करें, उनको सब अच्छा लगेगा, सब टीचर अच्छा है, भाई अच्छा पढ़ा रहा होगा तभी टीचर है। सबसे पहले पता करें ड्रॉपर से, जो फेलियर है उनसे पता करें कि भाई दिक्कत क्या हुआ कि तुम फेल हो गया, तो वो बताएगा अपनी गलती। वो गलती पेरेंट ना करें, हमेशा अच्छा कोचिंग, अच्छा स्कूल और अच्छा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चूज कर लेंगे। कहने का मतलब ये है, सपोज मान लीजिए हमने XYZ का किसी बच्चे को दिया, वो बच्चा एवरेज है, हम उसको नहीं पढ़ा पाए, इसमें किसकी गलती है? हमारे सिस्टम की। वो एवरेज बच्चा था, वो मेरे पर फेथ किया, लेकिन हमने उसको अपना कंटेंट अच्छा नहीं दे पाया या उसका डाउट क्लियर नहीं किया। तो सिर्फ और सिर्फ आप इस बात को देखिएगा कि जो भी स्कूल, कोचिंग्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ये सिर्फ और सिर्फ एक बैलून जैसे होता है ना, गुब्बारा में हवा भरा हुआ और फट जाएगा, ये गुब्बारा में हवा भरा है, बस फट जाएगा। जिस दिन फटेगा पूरा सिस्टम क्रैश कर जाएगा। ये फटेगा, इसका जल्दी समय आएगा फटने का। अभी 2026 में हम लोग बैठे हैं, 2027-28 तक फट जाएगा। फिर ऑफलाइन की तरफ सब शिफ्ट हो जाएंगे? नहीं, ऑफलाइन शिफ्ट नहीं होंगे, लोगों का भरोसा खत्म हो जाएगा ऑनलाइन से। ऑनलाइन रहेगा, जिंदा रहेगा। जो चीज आ गया धरती पर वो खत्म नहीं होता है, ये हमारा साइंस कहता है। रहेगा, ऑनलाइन रहेगा। पेरेंट्स का विश्वास टूट जाएगा कि अब ऑनलाइन में नहीं जाएंगे, अब ऑफलाइन ही जाएंगे। पहले के बच्चे ज़्यादा सक्सेस थे ऑफलाइन पढ़ के, आज के बच्चे नहीं है, जो कि सबसे ज़्यादा कंटेंट है। हम लोग जब 10 दिए थे तो मोबाइल एंड्रॉयड नहीं था, 2007-10 का बात कर रहे हैं, एंड्रॉयड नहीं था। हम लोग गूगल पे जाते थे मीनिंग सर्च करने कि फोर्स क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन का हिंदी क्या होता है। आज के बच्चों में है तो भी नहीं पता है, किसी से हिंदी पूछिए तो। हिंदी जानना जरूरी नहीं है, क्यों नहीं जरूरी है? जरूरी। इस टॉपिक पे हम लोग आते हैं कि आजकल इतनी सारी व्यवस्थाएं दी गई हैं। पहले जब हम लोग पढ़ाई करते थे, आप पढ़ते होंगे, उस टाइम अगर कोई टॉपिक नहीं आता था, कोई क्वेश्चन नहीं आता तो अगले दिन के लिए रख दिया जाता था कि सर से जाके पूछेंगे। लेकिन आज फोन है, आज ऑनलाइन क्लासेस का आपके पास सब्सक्रिप्शन है, कॉलिंग नंबर है, आप कॉल करके पूछ सकते हैं। एआई का रोल यहाँ पे आता है, एआई से आप पूछ सकते हैं, वहाँ पे पूरे अच्छी तरीके से बताता है। फिर भी बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो यहाँ पे डिस्ट्रक्शन कहाँ हो रहा है? देखिए, बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, अगर हमारे एक्सपीरियंस कहिएगा कि आपने क्या एक्सपीरियंस किया, तो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, फिर क्यों नहीं पढ़ रहे? अब सपोज मान लीजिए बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं, ए नाम का बच्चा है, वो हमारे कोचिंग आया और हमने उसको अपना कंटेंट उस तक न समझा पाया। बच्चा तो प्रेशर में आ गया, क्लास में फी भी जमा हो गया। अब बच्चा क्या करेगा? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन तक वो हमारे साथ जूझेगा, किसी भी तरह समझ में आ जाए, समझ में आ जाए। जब नहीं समझ में आता है तब बच्चा अब अपना मनोरंजन खोजना शुरू हो जाता है। अब वो क्लास छोड़ना शुरू करेगा, मोबाइल गेम खेलना शुरू करेगा, नहीं आना शुरू करेगा, आएगा भी तो भी क्लास में फिजिकली बैठा रहेगा, मेंटली कहीं और रहेगा। ये सब चीज, इसमें गलती किसका हुआ? टीचर का। और दूसरा गलती फिर से पेरेंट्स का, कि ये जब चीज हो रहा था तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो सबसे बड़ी बात कि हम लोग, बच्चों के पास सब कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं होना चाहिए था, इसलिए बच्चा नहीं पढ़ रहा है। कोई एक ही टीचर लगाइए ना उसको, कोई एक ही सिस्टम दीजिए ना, कोई एक ही पेरेंट्स उससे बात करे ना। सब लोग बात करता है, मम्मी भी आई तो उसको डांट के जा रही है, पापा भी आए तो डांट के जाए, बड़ा भाई भी आए तो डांट के गया। अब क्या होता है, एक पौधा को डेली गाली दीजिए, वो अपने आप सूखना शुरू करेगा। आप एक एक्सपेरिमेंट करिए, गमला में एक छोटा सा पौधा रख दीजिए, कुछ मत करिए, सिर्फ उसको रोज जाइए गाली दीजिए और उसको ढक दीजिए, रोज गाली दीजिए, ढक दीजिए, वो सूखना शुरू हो जाएगा।
हमारे हर वॉइस, हर कुछ एक रीडिंग है, वेव है। इस चीज को समझना होगा। वो पौधा पर असर आ रहा है, वो तो बच्चा है, उस पर भी असर आएगा। तो बहुत जगह हम देखते हैं कि पेरेंट्स के वजह से भी बच्चे नेगेटिव हो जाते हैं, कुछ टीचर के वजह से नेगेटिव हो जाते हैं, और उनको कंटेंट नहीं मिलता है, परेशान हो जाता है। बच्चा परेशान है, अपने नहीं पढ़ाई से परेशान है, क्योंकि उसका लाइफ 80 साल है, ये बात वो जानता है। हम लोग उसको नहीं देख पा रहे हैं। वो समझदार होगा कब? जब उसका पढ़ाई का समय खत्म हो जाएगा तब, और उसके लाइफ में जितने भी लोग गलती किए वो सब को याद रखेगा कि हमको कौन कौन बर्बाद किया है। सर कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर बच्चा बहुत वीक है, जैसा पेरेंट्स या टीचर उसके साथ बिहेव करते हैं, अगर वो पॉजिटिव वे में करे तो बच्चा एक दिन बहुत बड़ा बन हाँ जाएगा। हाँ हाँ हाँ, एकदम 100%। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? हाँ, प्रैक्टिकली पॉसिबल है। हमारे पास ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। 2023-24 में 2-3 लड़की आई, कहीं 11th कहीं पढ़ रही थी, उस समय में इंडिविजुअल फिजिक्स ही पढ़ा रहे थे। वो आई, सर XYZ कोचिंग में पढ़ रहे थे, मैं 12th में फिजिक्स आई, तो सीधे पैर ही पकड़ ली कि सर मेरे को सिर्फ और सिर्फ 23 मार्क्स दिलवा दीजिए, सिर्फ हम फिजिक्स में पास होना चाहते हैं। 23 70 नंबर का पेपर होता है, तो उसको थ्योरी में 23 चाहिए था 12th में। हम कहें कि बस एक ही काम करो, डेली आओ, 2 रूल फॉलो करो मेरा। पहला, डेली आना है, और दूसरा रूल, पहले रूल को याद रखना है, फिर से डेली आना है। बस इतना फॉलो करो, तुमको आप विश्वास नहीं करेंगे, उस बच्चे का टोटल मार्क्स अगर हम लोग जोड़े 100 में 80 आया था। 100 आउट ऑफ 80? हाँ, 80 आया था। 80 आउट ऑफ 100? 80 आया था। वो लड़की आई थी कितने? 23। यानी वो हार चुकी होगी तब तो पास होने के लिए आई है। और उसका आया कितना? अभी लेटेस्ट बता रहे हैं, 2024 में उसका एग्जाम हुआ था, और आया कितना उसका? 80। ऐसा एक नहीं, 2, 4, 5, 10 बच्चे थे जिनका आया 80, और जो आए थे हमारे पास कितने? 23 सिर्फ 82 मार्क्स के लिए। हाँ, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ा, 1 घंटा वो लोग को दोपहर में स्पेशल क्लास अलग से बुलाना पड़ रहा था, फिर से 11th जाकर पढ़ाना पड़ा कुछ कुछ टॉपिक्स, वेक्टर कैलकुलस वगैरह, फिर उसको आया, एकदम मजा आया। तो ऐसे कैसे कर सकते हैं कि सर आपने बताया कि डेली, एक वर्ड यूज किया था, डेली, यानी कि एक रूटीन होना चाहिए, रोज आना जाना लगा रहना चाहिए। लेकिन आजकल बच्चे में देखा जा रहा है कि जो ऑनलाइन क्लासेस, जो कि एक ना की जगह पे दिया गया है कि अगर किसी कारणवश नहीं आए तो वहां पे अटेंड कर सकते हैं, उनका क्लास भी मिस नहीं होगा। लेकिन बच्चे क्या कर रहे हैं कि कहीं उनको रिलेशन में जाना है, शादी में जाना है, 3-4 दिन पहले ही चले जा रहे हैं, क्या तो क्लास ऑनलाइन कर लेंगे। और कभी उनका दोपहर, मान लीजिए गर्मी का टाइम है या किसी कारणवश उनका आने का मन नहीं है, बोले कि घर पे बोल रहे हैं मम्मी पापा से, किसी से भी, मम्मी पापा घर ही पे क्लास कर लेंगे, क्लास नहीं जाएंगे। तो ये क्या सही है? हम जब से ऑनलाइन आया, हमने ऑनलाइन सबसे पहले आया क्यों? बिल्कुल, इस पर मुद्दा पर बात करना चाहिए। सब लोग ये चीज भूल गया कि ऑनलाइन आया क्यों। ऑनलाइन कोरोना के समय आया, मैक्सिमम चीजें ऑनलाइन कोरोना के टाइम ही आया। कोरोना में क्या था? कोरोना हम लोग के लिए एक एडवांटेज था और डिसएडवांटेज भी था। तो हम लोगों ने उसका एडवांटेज इस्तेमाल किया कि जहां नहीं हम पहुंच पा रहे हैं उसको हम ऑनलाइन देख पाएंगे। लेकिन बच्चे ने इसको क्या कर दिया? प्राइमरी बना लिया। ये हमेशा से सेकेंडरी होना चाहिए था। प्राइमरी बना लिया कि नहीं, ऑफलाइन क्लास नहीं जाएंगे, हमने ऑनलाइन ही पढ़ लेना है। और जो बच्चा ऐसा किया है कि ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन ही पढ़ लेना है, 99% बच्चों का रिजल्ट खराब हुआ है। जो बच्चा भी ऐसा किया है, भाई हमारे यहाँ तो हुआ है, जो बच्चे आते हैं ऑनलाइन पढ़ के कि 11th पढ़े हैं, सब 9th पढ़े हैं, आते हैं तो कुछ नहीं आता है। एक ऐसा सोच लीजिए कि एक उनको मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड में भी दिक्कत होता है ऑनलाइन वाले को। फिर हम ये मान लेते हैं कि ऑनलाइन वाला पढ़ाता होगा, बच्चा नहीं पढ़ता होगा, या बीच में जो गैप है उसको फिल नहीं कर रहा है। ऑनलाइन वाले में एक और बात को समझिए, हम लोग का दिमाग काम कैसा करता है। हम लोग के दिमाग के पास एक मेमोरी होता है। हम जो भी चीज देख के, बुक से लिख के पढ़ते हैं उसको तुरंत ही कैप्चर करता है। डिस्प्ले पर दिखा हुआ चीज को कैप्चर नहीं करता है। वो बार बार जब किसी चीज को देखते हैं तब, जैसे हम लोग जाके थिएटर में मूवी देखें, 3 घंटे का मूवी देखें, 2 महीना 3 महीना बाद हम लोग को ही लगता है कि ये सीन शायद लग रहा है आगे था और ये सीन पीछे था, क्योंकि हमने उसको डिस्प्ले पर देखा था। दैट इज द कंफ्यूजन हो जाता है, कंफ्यूज थे।
अगर हम बुक देख के पढ़ेंगे, उसको हाइलाइट्स करेंगे और हाथ से लिखेंगे तो ये नहीं होगा। कभी कभी हम लोग के जमाने में टीचर्स कहते थे कि हाथ से इतना लिख दो ना कि दिमाग भूला तो भी हाथ अपने से लिखते रहे। आज के डेट में बच्चा ऐसा करता ही नहीं है। लिखने के नाम पर बच्चे का रीडिंग राइटिंग सब खराब है। तो इस चीज को मतलब खराब किया ही है हम लोग का ही सिस्टम, ऑनलाइन ही किया है। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि इसमें हमारी गलतियां नहीं है या टीचर्स का गलती नहीं है, ऑनलाइन ही किया है। लेकिन ये बात कोई बात ही नहीं करता है, बच्चा अपने अंदर अंदर घुटन करता है। ऐसे बहुत सारे बच्चों का विश्वास नहीं करिएगा, हम देखते हैं कि उसको आता सब है, लिख नहीं पाता है, 2-4 पेज भी नहीं वो लिख पाता है, लेकिन आता सब है, उसको ओरल में भी आता सब है। तो क्या होता है कि बच्चा सिर्फ ओरल सीख जाता है ऑनलाइन से, रिटेन नहीं, क्योंकि स्क्रीनशॉट होता है सर। इस टॉपिक पर हम आने वाले थे कि आजकल कोई भी चीज इस बोर्ड में तुरंत स्क्रीनशॉट हो जाएगा, रख लिए। कब उस बच्चे को याद आएगा कि हमने स्क्रीनशॉट लिया था? जब उसका मेमोरी फुल हो जाएगा तब वो याद आएगा। जब वो डिलीट करने जाएगा तो अरे ये सब चीजें तो स्क्रीनशॉट, ये सब बेकार में क्यों ले लिए हैं भाई, डिलीट मार देता है। लेकिन पढ़ते समय स्क्रीनशॉट लिया, बस वो स्क्रीनशॉट ही रह जाता है। ये ऑनलाइन का बहुत ज्यादा वो है। और भी चीजें हैं, आप कॉपी नहीं चेक कर सकते हैं। ऑफलाइन में हम लोग बच्चे को पनिश कर पाते हैं, उसका कॉपी चेक कर पाते हैं, डेली वर्क चेक कर पाते हैं, डेली टू डेली प्रोग्रेस नहीं होता है तो हम लोग देख पाते हैं। देखिए, अगर पूरे सिस्टम को आप समझिएगा तो इस तरह से कि आप जितना ज्यादा देरी करिएगा, जैसे किसी बच्चे को आज नहीं समझ में आया तो सोचता है कल समझ लेंगे, फिर कल नहीं आया तो सोचता है परसों समझ लेंगे। एक दिन जितना आप देरी कर रहे हैं उतना ज्यादा आपका रोग का लेवल जो है, स्टेज, वो बढ़ रहा है और इंटू 2 मल्टीप्लाई इंटू 3 मल्टीप्लाई में बढ़ रहा है। क्योंकि जैसे ही फिजिक्स का पहला चैप्टर नहीं आएगा वो तुरंत दूसरे से लिंक है। जैसे मान लीजिए कोई क ख ग नहीं सीखा तो किताब पढ़ना नहीं सीख सकता है, बिल्कुल नहीं। अब वो कहेगा कि क ख ग का कहाँ इस्तेमाल है, तो हम लोग उसको कहेंगे भाई ये एक शब्द है, इससे नाम बनेगा। उसी तरह बच्चा पूछता है इसका कहाँ इस्तेमाल है, तो ये टूल्स है, इसका इस्तेमाल चैप्टर के कहीं बीच में आ जाएगा और वो टूल्स ही नहीं सीखा है तो चैप्टर नहीं समझ में आएगा। और वो मल्टीप्लाई में बढ़ता है, बहुत तेजी से बढ़ता है। फ्यूजन रिएक्शन न्यूक्लियर का होता है ना, वैसे बच्चों के अंदर भी बढ़ता है कि बच्चा नहीं सीख पा रहा है और छोड़ते जा रहा है तो खत्म हो जाएगा। तेज और लोअर और एवरेज कुछ नहीं होता है। जो बच्चा लोअर है वो पढ़ना शुरू कर देगा, वो तुरंत ही तेज वाले में चल जाएगा। जो तेज है वो सिर्फ थोड़ा सा लैग करना शुरू कर जाए, वो फिर से लोअर में आ जाएगा। कुछ नहीं होता है। पेरेंट्स ऐसा दिमाग में अपने बना के रखे हैं कि हमारा बच्चा एवरेज है, हमारा बच्चा लोअर है और हमारा बच्चा तेज है। और तेज वाले को भी हम कहते हैं कि आप नंबर देखकर तुरंत ही अचानक सरप्राइज और ये मत हो जाइए कि हमने नंबर देख लिया तो आ गया, तो आप अगले क्लास में जाइएगा, बहुत हार्ड मिलने वाला है जो आपको समझ में नहीं आएगा। अचानक नंबर गिर जाएगा, आप डिमोटिवेट हो जाइएगा। तो इस चीज को भी थाम के आप एकदम बिल्कुल ही अपने स्ट्रक्चर को बैठिए कि नंबर आया है तो कम भी हो सकता है, उसको बढ़ाना है और कांस्टेंट चलना है। बहुत बच्चे का देखते हैं 10th में आ गया 90%, वो थोड़ा सा हो जाता है कि मैं पढ़ने में बहुत तेज हूँ। भाई कुछ नहीं है, 11th-12th में आइएगा हालत ही खराब हो जाएगा। बात को समझिए, सिलेबस इतना हो जाएगा जितना 10th का, जितना ऑल चैप्टर्स ऑल सब्जेक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स हो जाएगा, उतना मोटा। और हम लोग को लगता है कि सब चीज हम लोग पढ़ के ऑनलाइन और शॉर्ट्स से सीख जाएंगे। सर एक आपको रुकेंगे बीच में। क्लास में आप पढ़ाते हैं और स्टार्टिंग में किसी क्लास में ऐसा कोई बच्चा आता है जो बहुत तेज हो पर उसका रिजल्ट नहीं आता है लास्ट टाइम में 1 साल पढ़ने के बाद, और कोई बच्चा ऐसा आता है बहुत वीक हो पर उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, ऐसा हुआ है कभी? हाँ, बहुत बार। तो यहाँ पे कहाँ कमी रह जाती है? हाँ देखिए, बच्चा आया तेज है, पढ़ा, पूरे सिस्टम के साथ पढ़ा, चला, हम लोग के साथ चला, लगा कि रिजल्ट आएगा, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। कुछ ऐसे बच्चे जो एकदम लोअर थे, धीरे धीरे पढ़े और उनका नंबर आया। इन दोनों में बहुत फर्क है। जो तेज था वो सिर्फ पढ़ा, ध्यान नहीं दिया, प्रैक्टिस नहीं किया, टेस्ट नहीं दिया। बहुत सारे बच्चे टेस्ट नहीं देते हैं, यार मेरे को आता है, क्लास टेस्ट क्या देना है। और लोअर वाला जान रहा है कि मेरे को नहीं आता है तो मेरे को मेहनत करना है। कछुआ और खरगोश वाला हाल हो जाता है, ठीक है। और जो तेज होता है उसको ऐसा भी होता है नंबर नहीं आने का रीजन
कि वो कुछ डिस्ट्रैक्शन में भी पड़ जाते हैं जो किसी को पता नहीं होता। आपको मोबाइल ही डिस्ट्रैक्शन दिख रहा है ना जी, ऐसे दुनिया में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है जो नहीं दिखाई देते हैं लेकिन है उसके अंदर। और जो लोअर है वो क्या है, उससे दूर है, तो यहाँ पर भी हमारा नंबर इफेक्ट होगा। ऐसा हमने देखा है बहुत बार कि बच्चा आया तेज भी है, लास्ट तक तेज है, लेकिन ऐसा कुछ 15-20 दिन 1 महीने के अंदर उसके अंदर डिस्ट्रैक्शन आया है जिसका उसका नंबर खराब हो गया है। और वही जो लोअर वाला बच्चा है वो कांस्टेंट चला है हमेशा, जहाँ वो 1 घंटा क्लास होता था वो 2-3 घंटा एक्स्ट्रा भी क्लास से ही पढ़ के जा रहा है, तो उसका नंबर लास्ट में हुआ। अभी इसी साल हुआ प्री बोर्ड में बच्चे का 40% नंबर आया 10th क्लास में। सपोज समझिए स्कूल के प्री बोर्ड में 40%, उसका बोर्ड में कितना बढ़ना चाहिए? 50%, 60%, मैक्सिमम 70 पार हो गया उसका। प्री बोर्ड और एग्जाम के बीच में गैप होता है 2-3 महीने। बिल्कुल, 2-3 महीने मेहनत कर लिया, बहुत कुछ नहीं है, लेकिन समझिए तो बहुत कुछ है। मेहनत कर दिया 70 पार हो गया, लोगों को लग रहा था कि नहीं फेल हो जाएगा। कुछ ऐसे ही बच्चे का देखे कि प्री बोर्ड में 70 है, कम हो गया, वो 3 महीने में खराब हो गया। ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। मुझे तो सब आता है। हाँ सब आता है, सब आने वाले को कुछ नहीं आता है। आप कहना चाहते हैं कि यहाँ पे कोई तेज और कोई नहीं लोअर नहीं होता है? दिन के हिसाब से तेज होता है। हम लोग क्या शेयर दिन के हिसाब से बढ़ता है। आज तेज है तो कल, हाँ कल आज तेज है, कल वाला टॉपिक नहीं समझ में आया फिर वो वीक हो जाएगा, कल फिर तेज है, वो वीक वाले को समझ में आया वो तेज हो जाएगा। ऐसे समझना होगा, इतने बारीकी से पेरेंट्स को भी इस बात को समझना होगा कि आपका बच्चा तेज नहीं है। और पेरेंट्स को डेली इस बात को पूछना चाहिए कि आज तुमको क्लास में इस टीचर के साथ कैसा लगा, उस टीचर के साथ कैसा लगा, क्या नहीं समझ में आया। मान लीजिए कि मेरे क्लास में उसको नहीं समझ में आता, जाके घर पे मम्मी पापा से बताए कि हाँ ये टॉपिक नहीं समझ में आया, हो सकता है कल सर पढ़ाएंगे तो समझ में आए। 2-3-4-5 दिन तक नहीं समझ में आ रहा है तो फिर तो पेरेंट्स को हमसे मिलना चाहिए। अच्छा, पेरेंट्स आते हैं आपके पास? कितने बच्चे का पेरेंट्स आते हैं? देखिए पेरेंट्स के साथ बहुत ज्यादा झोल है। किसी पेरेंट्स को बुलाइए तो कहेंगे कि सर टाइम नहीं है, आप ही देख लीजिए। किसी को कहिए तो कहेंगे कि सर हम तो जानते ही हैं कि बच्चा नहीं पढ़ता है, ऐसे बोलते हैं। हाँ, किसी को बुलाइए तो कहेंगे कि हम तो जानते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ता है। अरे भाई आइए, तो पढ़ने और ना पढ़ने के अलावा भी कुछ हम लोग का कल्चर संस्कार होता है जो आजकल लैक हो गया है, उसके बारे में भी सुन लीजिए। खुद से कोई पेरेंट्स, बच्चे के पेरेंट्स आते हैं कि चलो आज चलते हैं क्लास में, घूम लेते हैं, सर के पास मिल लेते हैं, बच्चा मेरा क्या कर रहा है, ऐसा कोई होता है? सासाराम में बहुत कम है कुछ पेरेंट्स हैं जो मिल लेते हैं। अभी 2 दिन पहले ही हमारे क्लास में पेरेंट्स क्लास चल रहा था, घूमने आ गए थे। क्या सर घूमने आ गए, कोई बात नहीं, अच्छा बात है। ऐसे बहुत कम है, उनके बच्चे तेज होते हैं। इसका मतलब नहीं आएंगे इनके बच्चे तेज है, उनके जो बच्चे के पेरेंट्स इतने एक्टिव है उनका बच्चा तेज है। अच्छा, आप किसी भी स्कूल का रैंक देख लीजिए, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, उसके पेरेंट्स ऑलरेडी एक्टिव हैं तभी उसका रैंक आ रहा है। जिसके नहीं है, जो एक्सक्यूज दे रहे हैं कि हाँ भाई हम टाइम नहीं है, हम बच्चों को समय नहीं दे पा रहे हैं, हम पैसा दे ही रहे हैं, स्कूल को दे रहे हैं, कोचिंग को दे रहे हैं, ऑनलाइन दे रहे हैं, तो फिर मैं क्यों समय दूं, तो वो कुछ नहीं होता है। बस एक ही बात हम लोग सोचना चाहिए कि दुनिया में सबसे कीमती अगर कोई चीज है तो आपका समय, और आप वो किसको दे रहे हैं ये डिपेंड करता है। और आपका जो सबसे बड़ा फ्यूचर है वो आपका बच्चा है। आप अपना सबसे ज्यादा कीमती समय ही दीजिए। 10 रुपया ना दीजिए लेकिन उसको 10 मिनट दीजिए, जो कि आजकल पेरेंट्स नहीं कर रहे हैं। नहीं, लगभग खत्म है। छोटा और बच्चा, ये और गैप होते जाएगा। छोटा बच्चा रोता है तो देखते हैं कि फोन दे देते हैं। हाँ, तो ये बताया ना, जिम्मेदारी अपना किसी और को दे रहे हैं। तो भाई दूसरा आदमी आपके जिम्मेदारी, आपके फ्यूचर को लेकर उसको क्या मतलब है? उसका भी अपना लाइफ है, उसका भी अपना फ्यूचर है, वो अपना देखेगा कि आपका देखेगा। बहुत सारे पेरेंट्स है कि बच्चा को कोचिंग भेज दिए, कोई मतलब ही नहीं है कितने बजे आ रहे हैं, कितने बजे नहीं आ रहा है, कोचिंग में कौन सा क्लास चल रहा है, नहीं चल रहा है, सब्जेक्ट कौन सा चल रहा है, वहाँ कोचिंग में डिसिप्लिन कैसा है, इस बात का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हैं। हाँ, उनका लड़का जा रहा है तुम भी चल जाओ, उनका लड़का वहाँ पढ़ रहा है तुम भी पढ़ जाओ। अरे भाई, तो उनका लड़का कल दूसरा भी काम करेगा तो आप भी भेज दीजिएगा, कल जेल चल जाएगा तो आप भी कह दीजिएगा तुम भी जेल चल जाओ, उनका लड़का गया है। तो ये मतलब नहीं हुआ। पेरेंट्स अपना ज्यादा मतलब बचाना चाहते हैं समय, भाग रहे हैं तो फिर तो भाई कुछ नहीं हो सकता। क्लास में जब क्लास आप पढ़ाते हैं या क्लास में बच्चे बहुत सारे आते हैं,
किन्हीं बच्चों में आप ऐसे चीजें देखते हैं जो नहीं होना चाहिए, बदमाशी कर रहा हो, कोई गलत चीज कर रहा, तो उसके पेरेंट्स से फोन करके बोलते हैं आप लोग कि छोड़ देते हैं? आप लोग भी सोचते हैं कि देखिए, हमको नहीं, क्या नहीं, मतलब है, नहीं, हमको तो नहीं। सिर्फ पढ़ाना है, बच्चा क्या कर रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। देखिए, सबसे पहले हम लोग बच्चे को बोलते हैं, हम्म। हम लोग जानते हैं पेरेंट्स बिजी है, उसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करते हैं। हमारा सिस्टम इस चीज पर बहुत ध्यान रखता है। पेरेंट्स कह दिए कि हम बिजी हैं तो ठीक है भाई, आपके बच्चों को जहां तक हम सुधारेंगे हम ही सुधार देंगे। आपको सिर्फ 2 ही बार कॉल करेंगे, एक बार जब ओवर हो जाएगा कि सर आके एक बार मिल लीजिए बच्चों के साथ। वैसे पीटीएम हम लोग करते ही रहते हैं, साल में 2-3 पीटीएम कर देते हैं। बच्चों के साथ मिल लीजिए, आप सॉल्व कर पाएंगे तब तो ठीक है, नहीं तो भैया हम लोग यहाँ से टीसी काट के दे देते हैं। आपके एक बच्चों की वजह से मेरे पूरे बच्चे की बर्बादी नहीं होना चाहिए एकदम। आज भी हम लोग बच्चों को कहे हैं, बच्चों से भी कभी बात होगा आपका तो करा देंगे। बच्चों से कहें कि अगर आपका टेस्ट में लगातार 3 टेस्ट में नंबर कम आ रहा है तो पेरेंट्स से बात करेंगे, नहीं तो आपको भेज देंगे। आप नहीं चाहिए मेरे सिस्टम में, क्योंकि हमने कहीं भी रिजल्ट अपना शो नहीं किया है, क्योंकि हमारे यहाँ सब टॉपर है। आप कहीं भी हमारे पंपलेट बैनर पर कहीं भी बच्चों का फोटो और नीचे मार्क्स नहीं देखिएगा 100 नंबर लाया इतना, सब टॉपर है भाई। जो 70% लाया वो भी खुश है, कह रहा है फेल हो रहे थे सर 70 आ गए। जो 90 लाया है वो भी खुश है, सर 70 आ रहा था 20% बढ़ गया यहाँ आने से। सब टॉपर है। हम किसी किसी का फोटो लगाएंगे, किसी का नहीं लगाएंगे, और मेरे सब इक्वल है। 70 वाला कल डीएम बन जाएगा, 90 वाला कल नहीं बनेगा। चलो, आजकल ट्रेंड चला हुआ है कि जब रिजल्ट आता है किसी भी क्लास का, 10th 12th XYZ किसी भी का, तो सबसे पहले कोचिंग वाले क्या करते हैं कि बच्चों का फोटो लगाना स्टार्ट कर देते हैं कि ये बच्चे हमारे यहाँ से क्लासरूम प्रोग्राम, ये प्रोग्राम XYZ प्रोग्राम में टॉप किया है। तो ये आखिर दिखाना क्या चाहते हैं? देखिए, कोचिंग को दिखाना चाहिए, लेकिन हम लोग को पेरेंट्स को ये बात समझना चाहिए कि ये सच कितना है। ये सच आप नहीं पता कर पाइए। ये झूठ भी होता है क्या? हाँ, झूठ होता है। क्या मतलब कोचिंग वाले आप मतलब अखबार लाइए, हाँ, एक ही बच्चा 4 जगह क्लासरूम का प्रोग्राम कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता है। बिल्कुल। आइए देखिए, टॉपर का फोटो 3-4 कोचिंग के बड़े बड़े पेजों पर मिल जाएगा। तो ये दिखाया जा रहा है, पेरेंट्स को समझना है कि हमको क्या करना है। सिंपल से सब चीज आके पूरा हम लोग का इस वार्तालाप का एक ही जगह पॉइंट जाता है कि पेरेंट्स नहीं समझ रहे हैं, सब ठीक है। पेरेंट्स समझ रहे हैं, सब खराब है। बस ऐसा समझ लीजिए। पेरेंट्स जिस दिन सबका सिस्टम समझ जाएंगे कि सब खराब है। उसमें कुछ अच्छे हैं जिसको खोज नहीं पा रहे हैं। जैसे केदारनाथ मंदिर बहुत दूर है, तो वहां जाना सबका एक ड्रीम होता है। बिल्कुल। तो बस एजुकेशन में भी ऐसा ही मान लीजिए, कुछ ऐसे कोचिंग है जहां पढ़ना ड्रीम होता है, लोग नहीं पढ़ पाते हैं, वो खोज नहीं पाते हैं। भीड़ तो बहुत है, कहीं भी पढ़ लीजिए भैया, कहीं भी। कुछ तो ऐसे हैं कि एकदम कम्फी में आपको पढ़ा देंगे। आप 10th में जितना बच्चा का कम्फी आप लिए होंगे, 12th में उससे भी कम में आप पढ़ा दीजिएगा। बहुत सारे हैं, सबको जीना खाना है भाई। पेरेंट्स को समझना चाहिए कि आप किस लेवल का एजुकेशन देना चाह रहे हैं बच्चों को। सर, अब तक जो भी बातें हमने कहा, एक दूसरे से सुना, इस पूरे पॉडकास्ट का कंक्लूजन क्या है? आपने बोला कि पेरेंट्स की कमी भी है, टीचर की भी कमी है, तो पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहिएगा? सबसे पहले इसमें बस हम लोग ये देखें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पेरेंट्स को करना ये चाहिए कि आपका बच्चा अगर 9, 10, 11, 12 क्लास में है तो आप उस पर कोई डिसीजन ना छोड़ें कि आप इस कोचिंग में, आप डिसीजन देकर बताइए बच्चा कहाँ जाना चाहेगा। जहाँ डिसिप्लिन कम हो तो बच्चा वही बात बताता है जहाँ डिसिप्लिन कम है, और पेरेंट जाके वहां पर एडमिशन करा देते हैं। दिस इज द रॉन्ग। ये नहीं करना था। आपको करना क्या था? आप घूम घूम कर पता करिए कौन बेस्ट है हमारे बच्चों लायक। एवरेज बच्चा है, लोअर बच्चा है, कहाँ बेस्ट है, कहाँ कितनी कैपेसिटी के बच्चे पढ़ते हैं। आप डिसीजन लेकर बताइए कि आपको वहां जाना है पढ़ने, हमने कल बात करके आया है। सबसे पहले पेरेंट्स को ये करना चाहिए। दूसरा काम पेरेंट्स को करना चाहिए, मोबाइल दे रहे हैं, अच्छी बात है। मोबाइल में आप बस ये देखिए कि डिस्प्ले का कितना, डिस्प्ले के डिजिटल, हाँ, टाइमिंग कितना है, कितना देर बच्चा यूज कर रहा है फोन, क्या यूज किया, ये भी दिखाएगा। डिजिटल वेलबींग करके कुछ आता है, डिजिटल वेलबींग हम लोग देख सकते हैं क्या यूज किया, ये बात बिल्कुल सब कुछ दिखाता है, वो तो ट्रांसपेरेंट है। डेली आप 8 बजे रात को ये काम कर लीजिए, 2 काम सिंपल से। पर इसमें तो आधे से ज्यादा पेरेंट्स को पता भी नहीं होगा।
ओहो सर, पेरेंट्स को तो यूट्यूब भी नहीं पता था, कभी कभी वो लाल वाला ऐप लगता था कि ये क्यों है, आज सब कुछ चला रहा है। बिल्कुल सर सेटिंग में जाकर डिजिटल खाली टच करिएगा, डालिएगा, वहां पर आ जाएगा, सब दिखाने लगेगा। नहीं आता है तो हमारे पास आके सीख जाइए। वहाँ पे इंडिविजुअली सभी ऐप का बता देता है कि आप कितना यूज किए हैं, कितना डेटा यूज किए हैं। करते हैं, ये करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। बच्चों को कुछ नहीं करना चाहिए, बच्चा के लिए पेरेंट्स करेगा, टीचर करेंगे। पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, ये है, पेरेंट्स पहले सबसे पहले वो डिसाइड करेंगे बच्चा कहाँ पढ़ेगा। उन बच्चों के लिए क्या कहिएगा जो बच्चे अपने आप को अनसिक्योर फील करते हैं, डिप्रेस फील करते हैं दूसरे को देखकर कि मेरे साथ जो पढ़ता है बच्चा उसका इतना मार्क्स आ रहा है, वो तेज है, मैं इतना नहीं आता हूँ, मेरा उतना नहीं आता है, तो उनके लिए क्या कहिएगा? बस उनके लिए यही कहेंगे कि हमारा जो YouTube चैनल पर मेरा जो क्लास है, पढ़ो मत, खाली बात सुन लो भाई, चिल रहोगे जिंदगी भर। मैं पढ़ने को लेकर कभी सीरियस लेता ही नहीं हूँ। 12 घंटा 24 घंटा पढ़ने से कुछ नहीं होता है। ऐसे ही बच्चे हैं जो 2 घंटा पढ़ के 24 घंटे वाले को मार दे देते हैं। मैं बस यही समझाता हूँ कि कम समय में ज़्यादा कैसे पढ़ लें, एकदम चिल रहेंगे तो ऐसा डिप्रेस उप्रेस होने का जरूरत नहीं है। पढ़ाई में अभी पूरा बात ही हम लोग को उसी मुद्दे पर था कि पढ़ाई में कोई तेज और कोई कमजोर नहीं है। जो कमजोर है वो भी किसी चीज में अच्छा होगा, जो तेज वाला नहीं करेगा। तो हम लोग का मेन यही था कि बच्चा को क्या करना चाहिए, पेरेंट्स को हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि कोचिंग या स्कूल या सेलेक्ट करना है तो वो खुद करें। कोचिंग खासकर, स्कूल तो पेरेंट्स करते ही हैं, कोचिंग खासकर, और उसका हर चीज का डाटा रखें कि आज कितना क्लास चला है, क्या होमवर्क आया है। इजी है, आपको एक दिन में लग रहा होगा कि बहुत भारी काम सर बता रहे हैं, अब डेली करना शुरू कर दीजिएगा, आपको लगेगा कि डेली में कुछ नहीं है, खाली खड़ा होकर डायरी चेक कर देना है, बस काम हो जाएगा। फिर देखिए स्कूल वाले आपको बच्चों को कितना अच्छा केयर करते हैं। हम लोग भी स्कूल पढ़ाते हैं तो उन बच्चों पर खास फोकस होता है जो पेरेंट्स सिंसियर हैं, क्योंकि हमने गलती किया तो डायरी में हम लोग का चेक हो जाएगा। तो बस पेरेंट्स को ये करना चाहिए। फिर कभी, आज समय कम है, फिर कभी हम लोग इस बात पे और डिस्कशन लंबा चर्चा करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया और अपनी बातों को रखा, इसके लिए बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।